तो चैप्टर 8 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बैलेंस शीट मैट्रिक्स। अब इसमें अपन को क्या क्या जानने को मिलेगा ये अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, बहुत नॉलेज मिलने वाला है आज की क्लास में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी कोर्स को शॉर्टकट में करना वो स्कूल कॉलेज तक चलता है, लेकिन जब हम एक स्टेज में आ जाते हैं ना, उस समय डीप नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो बैलेंस शीट मोस्ट ऑफन फेल टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन सच एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है कि बहुत जगह फेयर वैल्यू बताने में फेल्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और मनी मेजर कॉन्सेप्ट में। द द स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ बैलेंस शीट लाइन आइटम में नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस। तो बैलेंस शीट का जो है वो हर एनालिसिस में उतना सुटेबल नहीं है, ऐसा बोलना है। जो एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, वो एडिशनल मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करते हैं या कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है टोटल डेप्थ। तो डेप्थ यानी डेप्थ आर ऑब्लिगेशन डेट आर सेटल थ्रू कैश और इन्वॉल्व इंटरेस्ट डेट आर गिवन एज कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो डेप्थ किससे सेटल होता है? कैश से। और उसमें क्या देना पड़ता है अपने को? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एज अ कंपनसेशन, या अपने को ब्याज दर देना होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। To that extent, debt is different from all other liability. Therefore, analysts may need to identify that total value of debt. तो एनालिस्ट को क्या जानना जरूरी है? टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी है कंपनी की। दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग लॉन्ग टर्म डेट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन एंड एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल है? लॉन्ग टर्म डेट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन एंड जो इंटरेस्ट उसमें लग रहा है वो। तो इन द केस ऑफ भारती एयरटेल, इट हैड कंसोलिडेटेड डेब्ट ऑफ 12.87 बिलियन एज सोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि 12.87 बिलियन अपना डेब्ट है। सिक्योर लोन डेब्ट, अनसिक्योर्ड टर्म लोन का डेब्ट, सब डेब्ट है। नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट देना है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, डिफर पेमेंट ऑब्लिगेशन, तो ये सब पेड करना होता है। ठीक है, तो ये डेप्थ में आता है। सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लॉक इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो जो पैसे लगते हैं डे टू डे ऑपरेशंस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल ऐसा रिफर किया जाता है। इट ऑफन कैलकुलेट एज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल। एज पर द बैलेंस शीट ऑफ भारती एयरटेल, इट्स वर्किंग कैपिटल वाज निगेटिव 601.49 बिलियन। जैसे कि इसमें बताया है करंट असेट्स कितना है? 329 बिलियन, और करंट लाइबिलिटी कितनी? 930। ओके, कोर वर्किंग कैपिटल। अब एक तो अपन ने वर्किंग कैपिटल देख लिया, अब कोर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कोर वर्किंग कैपिटल, द करंट असेट्स ऑफ कंपनी ऑफन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट नेसेसरी मीन फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। Similarly, current liability of companies include many short-term obligations which do not necessarily arise out of day-to-day operations. Example, current maturity of long-term debt.
Therefore, calculating working capital as different between current assets and current liability is misleading. Analysts compute a core working capital which only factor in current assets that are used or arise out of core operation. It is calculated as inventory plus trade receivable minus trade payable. तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इन्वेंटरी प्लस ट्रेड में कितना रिसीव हुआ और ट्रेड में अपन पे कितना कर रहे हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया है कि कोर वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भारतीय एयरटेल का. तो इन्वेंटरी कितना है? 884. डेप्ट कितना है? 43,000. ठीक है, जो भी ये बिलियंस में होगा. तो टोटल डेप्ट कितना आया? माइनस 2,36,141. वैसी 2018 में कितना था? 2,09,013 रुपया. तो ये करोड़ में होगा या रुपीज में होगा? इसमें वैसा लिखा नहीं है, बिलियन में लिखा है. 2.36 बिलियन रुपीज, नॉट डॉलर. तो अगर अपन को कोर वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो इन्वेंटरी प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल, तो अपना कोर वर्किंग कैपिटल निकल जाता है इस फॉर्मूले से. ये सब चीजें पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो बेस है वो जितना क्लियर हो जाएगा, यानी कि जितना स्ट्रांग होगा ना, एग्जाम देते समय कॉन्फिडेंस रहेगा कि हर एक क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा है, हर एक चीज को मैंने डिटेल में पढ़ा है, मैं इसको ट्राई करूंगा तो जरूर बनेगा मेरे से. ये चीज अगर आ गई ना तो एग्जाम और बहुत आसानी से क्लियर होगा. अब 8.4 क्या है? बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L स्टेटमेंट बोलते हैं ना, आज के डेट में बहुत फेमस है. चलो तुम ट्रेडिंग करते हो, चलो अपना P&L दिखाओ, इस साल का स्क्रीनशॉट भेजो. ये बहुत फेमस है ना, P&L दिखाओ, पीएल दिखाओ, पीएल दिखाओ, बहुत चलता है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म फॉर अ गिवन पीरियड. इन इंडिया द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, फिर यही शेड्यूल 3 आ गया, प्रेस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर P&L अकाउंट. However, IND AS1 required the profit loss statement should mandatorily include other comprehensive income. According, item contribute to other comprehensive income are shown below the net profit. The format applicable for banking, insurance, and utility companies are prescribed by respective regulators, and they need not follow the format given in Schedule 3. तो जो फॉर्मेट होते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी कंपनी के लिए, उनके जो रेगुलेटर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं. तो उनको शेड्यूल 3 के जो फॉर्मेट्स है उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो काम करे या वैसा उसी फॉर्मेट में दे, ऐसा जरूरी नहीं है. द फॉलोइंग एग्जिबिट शो द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ भारती एयरटेल फॉर ईयर एंडिंग 2019. Profit and loss statement tend to look different for different industries. The nature of income and expense may vary. तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट स्टेटमेंट दिया गया है भारती एयरटेल का. ये यहाँ पे बताया गया है, ये इनकम है, ये अदर इनकम है, ये एक्सपेंसेस बताया गया है, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस, लाइसेंस फीस. तो ये सबको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे में. ठीक है, तो पहला कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन आइटम. तो क्या क्या चीजें होती है? तो पहला सबसे ऊपर दिया है, देखिए, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट अर्न बाय कंपनी बाय सेलिंग गुड एंड सर्विसेज. इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम सोर्स दैट आर पार्ट ऑफ इट्स कोर ऑपरेशन और आर इंसिडेंटल देयर टू. some companies show income from core operation as revenue and income that are incidental to core operation as अदर ऑपरेटिंग इनकम्स. तो रेवेन्यू क्या होता है कि कंपनी ने जितने गुड्स एंड सर्विस सेल की, ठीक है, उससे जो इनकम आ रही है अपने पास,
वो रेवेन्यू में आती है, ठीक है। सेकंड होता है अदर इनकम। अदर इनकम टिपिकली इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और सेल ऑफ असेट्स। तो इसमें क्या आता है अदर इनकम्स में? इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हो रहा है और अदर्स चीज में कुछ प्रॉफिट हुआ है, या असेट्स को सेल किए उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो पैसे मिले हैं, प्रॉफिट का नहीं, जो इनकम आई है उसको अदर इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। However, in the case of Bharti Airtel, it has reported other income separately below the operating profit line. तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइन में कहाँ पे दिया है देखिए, प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग यहाँ दिया है क्या, अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस ये दिया है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एट्रीब्यूट टू ऑनर ऑफ पेटेंट नॉन कंट्रोलिंग असेट्स, ये अदर इनकम के पार्ट है। और कहीं पे दिया है क्या, ये अदर एक्सपेंसेस दिया है, अदर इनकम यहाँ पे दिया है ये 2 लाख, यानी कि 2,912, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस द एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग वेरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। कॉमन लाइन आइटम दैट exist irrespective of industry include employee cost, depreciation and finances charges। तो एक्सपेंस में क्या होता है, एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं, और डेप्रिसिएशन हो रहा है जो अपने पास जो भी असेट्स हैं उनमें जो उनका जो प्राइस गिर रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिनेंशियल चार्जेस, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंपनी रिपोर्ट 3 मोर स्टैंडर्ड लाइन आइटम भी, तो ये भी एक्सपेंसेस है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है। एक्सपेंस दैट आर नॉट सेपरेट डिस्क्लोज आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। जो सेपरेट डिस्क्लोज नहीं होते उनको अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। An interesting difference in financial reporting between India and rest of the world is that India are expected to general purpose statement, while many other part of the world expect them to cater primarily to investors। जैसे इंडिया में क्या है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है अपन जो देते हैं वो जनरल पर्पस के लिए होता है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज उसे कैसे यूज करती है, इन्वेस्टर के लिए वो एक प्राइमरी जरिया है जानने का। तो ऐसा कैटर टू प्राइमरी टू इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर हम रिलायंस का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो दूसरे देशों में उसको कैसे यूज किया जाएगा, अगर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको पूरा अच्छे से रीड करते हैं वो लोग, है ना। वही बोलने का मतलब है कि इन्वेस्टर जो है दूसरे कंट्रीज के, वो उस स्टेटमेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट का अपना नजरिया जो बनाते हैं उसके बारे में बात की गई है। This make expense reporting in India very significantly compared to rest of the world. In Indian financial statements, some line items such as raw material have higher level of disclosure requirement, while in some cases such as other direct expense, the disclosure requirement are lower. This in turn creates certain challenge. For example, while raw material costs are disclosed, other component of direct cost are not directly disclosed. This creates challenge in calculating gross profit। ठीक है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट आपने डिस्क्लोज कर दिए, लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स है उसको अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑन वेरियस एक्सपेंस रिपोर्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। दिस प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। For company that follow periodic inventory accounting system, the same is computed as purchase plus opening stock of raw material minus closing stock of raw material।
इस पॉइंट को याद रखिए, ये पूछा है। दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम किए गए प्रोडक्शन में। इनकी एक बुक होती है, उसको बोलते हैं पीरियडिक इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम रहता है उसमें इसको कंप्यूट किया जाता है कि कितना हमने परचेज किया, प्लस कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, जैसे 10 किलो था पहले, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज अपन ने 20 किलो किया तो टोटल 30 हुआ, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 30 किलो अपने पास रॉ मटेरियल थे। मान लीजिए सेम डे में हमने 15 किलो यूज कर लिया, 15 kg। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत इजी है, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। किलो में तो वो लेते ही नहीं है, टन में होता है। 1 टन, 2 टन, 100 टन, 1000 टन, इस टाइप से रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस रिप्रेजेंट अमाउंट स्पेंट टुवर्ड परचेस ऑफ गुड दैट आर सोल्ड टू कस्टमर विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। The most of the purchase in retail sector would be shown under this head. Purchase of stock, जैसे आपकी किराने की दुकान है, तो आपने गुड्स खरीदा, फिनिश्ड गुड्स दूसरी कंपनी से, और आपने अपने शॉप में उसको बेचा, ठीक है। उसमें कुछ आपने एडिशनल कुछ नहीं किया। जैसे रिलायंस का जो अभी रिलायंस के जो मॉल है, क्या बोलते हैं उसको, बिग बाजार टाइप के रिटेल्स, वहां उन्होंने टूथपेस्ट खरीदा कोलगेट से, कोलगेट कंपनी से उन्होंने खरीदा, अपने रिटेल शॉप में उन्होंने सेल किया, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो थर्ड है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड फिनिश्ड गुड। तो एज पर द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड इज रिटेन इन इन्वेंट्री अंटिल द गुड आर डिस्पोज। The line item represent the difference between opening balance and closing balance of work in progress and finished good। तो चेंज इन इन्वेंटरीज का क्या मतलब है कि कितने अपन ने फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल किया, उसके बाद सेल करने के बाद फिर हम अपन ने कुछ और न्यू गुड्स फिनिश किए, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस जो थे उसको फिनिश लाइन में लाया, उसके बारे में बात हो रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट रिप्रेजेंट सैलरी, सैलरी के अलावा जो बेनिफिट, नोशनल एक्सपेंस टुवर्ड स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन ग्रांटेड, स्टाफ वेलफेयर, द कॉस्ट इंक्लूड एनुअल प्रोविजन टुवर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट अर्न बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट ईयर। तो यही है, सैलरी है, बेनिफिट, नोशनल एक्सपेंस, PF, ग्रेजुएटी, स्टाफ वेलफेयर में क्या क्या दिया, ये सब एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो ये होता है लाइबिलिटी, ये एक तरीके से अपने एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन एंड amortization, depreciation refer to gradual and permanent reduction in value of assets on account of aging, use and obsolescence। तो क्या होता है, अपन कोई भी सामान खरीदे तो समय बीतते और उसका यूज करते करते उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कैन बी अकाउंटेड अंडर मेनी मेथड्स। IND AS 16 required that the method of depreciation take into consideration the way asset is used। तो डेप्रिसिएशन कैसे कंसीडर करना है, जैसा उस असेट्स का यूज किया गया है, ठीक है। Thus a cab operator may depreciate its fleet based on amount of distance a car can travel in lifetime, while another company may depreciate based on its use life measured in year।
अब जैसे कोई कैब ऑपरेटर है जिसके पास बहुत सारी कार्स है जिसको वो रेंटल बिजनेस में चलाते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कार कितना ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया अपनी लाइफ टाइम में, उसके अनुसार डेप्रिसिएशन निकलेगा। कुछ कंपनी उसके ईयर वाइज डेप्रिसिएशन निकालती कि हाँ ये 5 साल पुराना है कि 10 साल। लेकिन कैब ऑपरेटर कैसे निकालता है कि ये कितनी चली है, उसके अनुसार उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। amortizations, it refer to gradual write off of intangible assets over the period of time। इसको ये समझिए कि राइट ऑफ किया जाता है जो इंटेंजिबल असेट्स हैं, जिसकी वैल्यू लगभग जीरो हो गई या खत्म, इस टाइप से, उसके बारे में। फिर होता है फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस चार्ज रिफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड टुवर्ड सिक्योरिटी इशुएंस। ठीक है, ये होगा फिनेंशियल कॉस्ट कि इंटरेस्ट कितना दिया, प्रोसेसिंग फीस, उसके बारे में बात, जो भी फिनेंशियल कॉस्ट लगते हैं उसके बारे में। अदर एक्सपेंस क्या हुए? Other expense that are not independently large as often combined and classified as other expense. Company provide note to account that give more detailed disclosure on the same। ठीक है, जो कि इन सब से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेंस में कॉस्ट हुआ है, इंडिपेंडेंटली उसको नहीं लिख सकते तो अदर एक्सपेंसेस में उसको लिखा जाता है। अब income from equity accounted entities, this refer to a company's share of profit of entity which is accounted under the equity method। तो कंपनी का के शेयर्स के जो प्रॉफिट है उसकी अकाउंटिंग के लिए इक्विटी मेथड। तो इसमें क्या कैलकुलेट होता है? रिफर टू इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर डिवाइडेड बाय एसोसिएशन, एसोसिएट इन सेक्शन, सॉरी, ये 8.3 में इसको अच्छे से बताया कि जॉइंट वेंचर में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ लिखा है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 8.3 करके छोड़ दिया। एक्सेप्शनल आइटम और नॉन रिकरिंग आइटम, दिस रिफर टू इनकम और एक्सपेंस दैट डू नॉट नॉर्मली अराइज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसे इनकम और एक्सपेंस जो नॉर्मल अंडर कोर्स में नहीं होते हैं उसके बारे में बात किया गया। दे इंक्लूड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, वन टाइम रेगुलेटरी चार्ज एंड सच अदर। जैसे कि आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, वो नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। और वन टाइम रेगुलेटरी चार्ज यानी कि कहीं पे आपको चार्जेस देने पड़ गए, उसके बारे में बात किया गया। तो इसमें आता है पहला टैक्स। टैक्स एक्सपेंस ऑफ इंडियन कंपनी इंक्लूड 3 कंपोनेंट। तो 3 टाइप के टैक्स देती है, करंट टैक्स, मैट होता है, और डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स रिप्रेजेंट टैक्स पेबल फॉर गिवन ईयर अदर देन मैट। मैट के अलावा जो टैक्स एक साल में दिया जाता है वो करंट टैक्स आया। मैट कैन बी यूटिलाइज एज क्रेडिट फॉर फ्यूचर। तो मैट को क्या है, क्रेडिट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। Thus, in the theory, MAT paid should be shown as asset in balance sheet। तो जो मैट अपन पेड करते हैं उसको असेट्स में गिना जाता है। However, if company believe that it not be able to get credit for MAT paid within the allowed duration, they expense it in profit and loss। जो मैट कंपनी ने पेड किया उसको असेट्स में रखती है, लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि जो हमने मैट पेड किया है वो हमको वापस नहीं मिलने वाला, तो उसको एक्सपेंस में भी गिनते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में। डिफर्ड टैक्स इनकम और एक्सपेंस हैज नो कैश इंपैक्ट। तो डिफर्ड टैक्स का जो इनकम और एक्सपेंस होता है उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं होता, बट इट अराइज आउट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर टैक्स बेनिफिट और ऑब्लिगेशन दैट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैज ऑक्योर इन पास्ट।
तो इसका कोई कैश बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में इसके टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, या तो टैक्स से माइनस कर दें या ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन रहे, उसके बारे में ये बात किया गया है। प्रॉफिट एलोकेटेड टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट बिलोंग टू एक्सटर्नल शेयर होल्डर ऑफ द सब्सिडरीज। ठीक है, जो सब्सिडरीज कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस का जियो है, तो जियो से जो प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट जो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के हैं, उसके बारे में यहां बात कर रहे हैं। प्रॉफिट अलोकेटेड टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिटेलर्स, एक्सटर्नल कौन हुए, हम लोग हुए ना रिटेलर्स। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आप लोग समझते होंगे। ईपीएस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय द एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उसे बोलते हैं ईपीएस। इन टर्म ईपीएस कंपनी डिस्क्लोज बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस क्या होता है? बेसिक ईपीएस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, नेट प्रॉफिट से वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को डिवाइड किए, तो बेसिक ईपीएस आता है। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? डाइल्यूटेड ईपीएस assume that any instrument that can be potential converted into equity share without payment of full consideration indeed converted. It assumes that in the money, warrant, ESOPs and convertible instrument are converted into a equity. The potential impact of such exercise conversion on profit and loss are also factored. Diluted EPS is calculated by dividing the adjusted net profit number by diluted share count. Diluted यानी कि जो अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे ना, कि जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको जब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जो ईपीएस है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ईपीएस पूछता है, लेकिन बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस तो अभी फिलहाल मेरे को याद नहीं है कि कभी एग्जाम में आया है ये, लेकिन हमको नॉलेज के लिए इसको याद रखना है, क्योंकि अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो पूछ लो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भैया? हमने इतनी पढ़ाई की है, कोई हमारी परीक्षा लेगा तो हम भी ले लेंगे ना। Other comprehensive incomes. Other comprehensive incomes refer to income or expense that are required to permitted to bypass profit and loss account. It mostly comprises the change in value of assets and liability on account of non-operating factor. That include the following. Change in कुछ क्वेश्चन था, सॉरी। ओके, तो change in revaluation surplus, remeasurement gain or profit on defined benefit plan, gain arise on account of translation of financial statement of foreign operations, change in fair value of financial asset or liability that are accounted through OCI, gain or loss on account of derivative contract that effectively hedge risk. ठीक है, part of OCI is of subsidiary option that belong to its external shareholder should be allocated to non-controlling interest. तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स, तो ये कैसे होता है? रिवैल्यूशन सरप्लस हो गया, रीमेजरमेंट में गेन हुआ या लॉस हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है की मैट्रिक्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स।
A detailed analysis of profit loss account involves calculating several profit metrics in addition to what is profit before tax and net profit. Most company present a single step profit and loss account. Single step. In single step profit account, company add all their income from they reduce all their expense to calculate profit before tax. तो तो सिंगल स्टेप क्या है कि कितना इनकम हुआ और हमारा कितना लॉस हुआ, उन दोनों को माइनस कर दिए, प्लस माइनस, तो अपना प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले अपना कितना प्रॉफिट हुआ। बहुत सारी कंपनी मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चूज करती है। इट इन द एग्जिबिट शोन अबव, भारतीय एयरटेल हैज प्रेजेंट मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस where operating profit before tax, depreciation and non-operating item, commonly EBITDA बोलते हैं ना, is calculated. Other expense are reduced from that. तो मल्टी स्टेप में क्या क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड नॉन प्रॉफिट आइटम्स। ठीक है। However, even in case where company doesn't present a multi-state, analysts tend to convert them into multi-step for purpose of analysis. अगर कंपनी मल्टी स्टेप स्टेटमेंट नहीं देती है, ठीक है, कंपनी नहीं दे रही है मल्टी स्टेट स्टेटमेंट, तो एनालिस्ट का क्या काम होता है कि उसको मल्टी स्टेट स्टेटमेंट में चेंज करना है फॉर एनालिसिस पर्पस। द फॉलोइंग एग्जिबिट शो अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भारती एयरटेल रिटर्न बाय एनालिस्ट टू कैप्चर सम मोर प्रॉफिट मैट्रिक। Note that in below exhibit, analyst has used positive sign to denote income and negative sign to denote expense. तो यहाँ पे प्लस में क्या बताया गया है? इनकम, और माइनस में एक्सपेंस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इनके प्लस माइनस यहाँ जो लिखा है वो एक्सपेंस हो गए। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग इनकम, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्जेस, लाइसेंस फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, एबिटा, पहले एबिटा, फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फिर एबिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। तो इसको देखने से और इसको रीड करने से क्या फायदा है कि एग्जाम में आएगा तो आप थोड़े कॉन्फिडेंस रहेंगे। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। It is suitable metric for manufacturing business. It referred to the surplus that company can use to meet its fixed expense. In case of Indian companies, says since they do not disclose direct costs separately, it is not possible to calculate this metrics. तो ग्रॉस प्रॉफिट इंडियन कंपनीज के लिए इतना इजी नहीं है कैलकुलेट करना, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। तो रेवेन्यू से क्या रिड्यूस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स जो अपन ने सोल्ड किया है। तो सुटेबल किसके लिए? ये याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। अब आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ईबीटा, ईबिटा, ईबिटा, डीए। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, ये इंटरेस्ट है आई, टैक्स डेप्रिसिएशन डी, एमोर्टाइजेशन ए, और यहां पे अर्निंग बिफोर टैक्स यहां पे है ना। इसको याद रखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डी डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। तो इसको याद रखिएगा, कई बार ईबीटा पूछ देता है, सब चीज दिया रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, बन जाता है। Interest expense driven by the funding choice of company, while depreciation and amortization are driven by accounting choice. Similarly, company may also earn certain investment income or other non-operating income, which are again driven by choice of treasury management. All these items affect a proper comparisons of operating performance between two companies.
Further, these item also cause tax impact. Therefore, analysts prefer to compute adjusted EBITDA, which is computed without taking any of those line items. EBITDA also serve as proxy for cash profit earned by operations. ठीक है. Earning before interest and tax, EBIT, ये भी पूछता है. Although EBITDA is useful metrics, it omit to factor impact on capital expenditure completely. Some capital expenditure are recurring in nature, जैसे purchase of computer, other assets with short shelf life. Therefore, ignoring such expenditures may give misleading results. Therefore, analysts compute EBITDA which take into consideration depreciation and amortization as expense. तो EBIT में क्या होता है, depreciation और amortization को as a expense treat किया जाता है. तो most analysts also refer to EBIT as operating profit. Okay, EBIT. However, since these metrics are not defined by accounting standard, multiple interpretation of ऑपरेटिंग प्रॉफिट एग्जिस्ट. देखिएगा बहुत जब टीवी चैनल्स में न्यूज में आता है कि इसका एबिटा इतना है, एबिट इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट इतना है, सब कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं ये लोग. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है. अकाउंटिंग बहुत इजी है, हो जाता है. प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके कुछ सेट्स प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा. Adjust profit after tax, exceptional item and non-recurring item affect comparability of net profit number. Therefore, analysts often tend to calculate adjust net profit, which eliminates the impact of this exceptional item. While calculating the impact of exceptional item on net profit, it also necessary to factor in their tax impact. This is typically done by multiplying the exceptional item with the effective tax rate. एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है आफ्टर टैक्स. ठीक है, नेट प्रॉफिट में. तो कैसे एलिमिनेट कर देते हैं जो एक्सेप्शनल आइटम के जो इंपैक्ट है उनको. ठीक है, इसके जो अपन सेट सॉल्व करेंगे ना, उसमें अच्छे से समझ में आएगा ये. Adjusted net profit calculation may involve some arbitrary adjustment that require an analyst to judge all necessary number may not be available. For instance, अब यहाँ दिया है the effective tax rate for Bharti Airtel is meaningless as company had paid huge tax despite reporting losses. अब कंपनी को लॉस हुआ फिर भी उन्होंने टैक्स पेड किया है, और वो भी ह्यूज टैक्स लिखा है यहाँ पे. तो इफेक्टिव टैक्स रेट इनके लिए मीनिंगलेस है, ऐसा ये बता रहा है. अभी इसके कुछ सेट्स जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा. अगर आप फैमिलियर नहीं है इन सब वर्ड्स से, शब्दों से, इसको रिवाइज करिएगा. और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझसे पूछिए.